Government Polytechnic Katihar. So today we will be having an introduction session for irrigation engineering. This is a paper, theoretical paper of semester 5 civil engineering. Now in this session we are not going to detail, just we will have an overview. We will understand what is irrigation, why irrigation is necessary, what are our objective, means after completing this paper, this subject, what we want to achieve. हम इस पेपर को पढ़ने के बाद क्या अचीव करना चाहते हैं। कुछ तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेट होता है जब हमारे पेपर्स ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं, सिलेबस में डाला जाता है, तो कुछ एम होता है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ताकि इसकी कंप्लीशन के बाद, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इस विषय की समाप्ति के बाद आपको यह बात पता चले, यह बात ज्ञात हो, ताकि आने वाले आपके भविष्य में, निकटतम भविष्य में, आप उन जानकारी से इरिगेशन इंजीनियरिंग में अपना योगदान अच्छे से दे पाएँ। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होंगे जो कि जिनकी पोस्टिंग जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में होंगी। तो बेसिकली अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हो गई तो दिस चैप्टर, दिस I meant subject would play a very vital and important role. So now you see, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि इरिगेशन है क्या, एंड आफ्टर डेफिनेशन हम लोग ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्यों नेसेसरी है। मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, वी विल डिफाइन व्हाट इज मीनिंग ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मीनिंग क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स फॉर फुल नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड। अब इस स्टेटमेंट को समझिए। कहने का मतलब ये है कि आप आर्टिफिशियल मतलब बाहर से पानी जो है किसको देते हैं? क्रॉप को, आप अपने फसल को देते हैं ताकि उसकी नरिशमेंट और डेवलपमेंट मतलब सही पूर्वक उसमें ग्रोथ हो, अच्छे ढंग से उसमें ग्रोथ हो, और वो आगे में क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो आपको मिले। अगर पानी सही मात्रा में उसको नहीं मिला तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी आउटपुट है, वो कम हो जाएगी। जैसे कि आपने गेहूँ उगाया, चावल उगाया, चना उगाया, और सही मात्रा में उसके नरिशमेंट में, मतलब जब आपने किसी के बीज को बो दिया तभी से लेके काटने तक, हार्वेस्टिंग तक, आपने पानी अगर सही मात्रा में उसको नहीं दिया तो उसकी इम्प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो नॉर्मल सी बात है। तो एक इसमें एक आ रहा है एक पीरियड जिसको कहते हैं हम लोग बेस पीरियड। इसको बाद में हम आराम से पढ़ेंगे, बेस पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड क्या है। बेस पीरियड कहने का मतलब ये समझिए कि किसी फसल को जिस दिन से आप पानी देते हैं और तब तक पानी देते हैं जब तक वो कट ना जाए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, मान लीजिए मैंने आज से पानी देना स्टार्ट किया क्रॉप में, और फिर अंतिम दिन मैं 25 दिन के बाद मैंने पानी लास्ट 25 दिन के बाद दिया, उसके बाद मैं फसल की कटाई हो गई, तो आज से लेके 25 दिन ये बेस पीरियड हो गया। तो वही मतलब होता है जिस पीरियड में जो फसल होता है पूरा ग्रो होके मैच्योर हो जाता है। अब ये बताइए कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली डिटेल में नहीं जाएंगे। इरिगेशन की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि इरिगेशन हमारे देश में, इन ए कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो कुछ ही महीने में लिमिटेड है, 3-4 महीने। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारे इंक्रीज कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने की वजह से, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से कहिए 3-4 महीने भी बारिश नहीं होती, मुश्किल से 1 से 1.5 महीना सिमट के रह गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेनफॉल कुछ ही महीने में होती है। तो रेनफॉल जब कुछ ही महीने में होगी
वो भी कुछ खास पार्ट में, कुछ पार्ट ऐसे हैं हमारे जो वेस्टर्न पार्ट हैं वो आप समझिए कि जो ड्राई स्टेट वो हमेशा ड्राई ही रह जाता है। तो कुछ पार्ट आप बिहार का ही देख सकते हैं कि जो पार्ट है बिहार का वो उसमें हम हर साल इतनी बाढ़ आती है, तबाही मचा देती है। और जो उसका दक्षिण हिस्सा है जिसमें सूखा है काफ़ी, वहाँ पे खेती नहीं हो सकती अच्छे से, फसल की उगाई नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पे जो वर्षा ऋतु है वो किसी खास वर्ष में किसी खास महीने में ही होती है, प्लस वो उस मंथ में भी किसी खास जगहों पे ही होती है। हर जगह समान रूप से वर्षा भी नहीं होती, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं बारिश बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे बारिश कम हो जाएगी। आप जहाँ से जैसे वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं, इधर आपकी बारिश कम हो जाती है। वैसे ही जैसे नीचे आप पढ़ेंगे तो उसी तरह से बारिश कम होते जाती है। इनफैक्ट एक राज्य में भी अलग अलग बारिश होती है। जैसे बिहार में आप किशनगंज देख लें, जो का एरिया है वो काफ़ी, वहाँ पे बारिश होती है। किशनगंज से सटा आप अररिया बोल दिए, पूर्णिया बोल दिए, बारिश वहाँ पे काफ़ी होगी। और कुछ हिस्सा जैसे कि आपका गया है या कुछ हिस्सा इस तरह का जैसे बांका है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो बिहार में भी अलग अलग जगह है जहाँ पे रेनफॉल की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो जब ये बातें हमारे सामने आ गई तो इसका कहने का मतलब है कि अब देर इज नीड टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स अल्टरनेटिवली थ्रू इरिगेशन रादर देन डिपेंडिंग अपॉन रेनफॉल। मतलब वर्षा ऋतु पे आधार अपना आपको आधारित नहीं कर सकते, हमको कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि जो है हमारी जो फसल है उसकी मैच्योरिटी अच्छे से हो, पूरी तरह से अच्छे से वो मैच्योर हो सके। तो दैट्स वाई सिंचाई जिसको इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई आप लोगों ने बहुत ग्राउंड से रूरल बैकग्राउंड से होंगे और बहुत लोगों ने देखा होगा, इनफैक्ट सिंचाई की भी होगी। तो ये हमारे लिए ये टर्म नया नहीं, कुछ नया नहीं है। नया बस इतना है कि हम लोग उसको डिटेल वे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि और अलग अलग तरह से किस तरह से हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। नाउ हमने एक स्लाइड में आपको दिखाने की कोशिश की है कि इरिगेशन अलग अलग टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं। डिटेल में वी विल स्टडी इन आवर further lecture. You can see the first in this picture, the first one, this is canal irrigation. ये एक कैनाल है, नहर से पानी डाइवर्ट किया गया है, रिवर से लाया गया है। अब इस कैनाल के थ्रू आपके खेतों तक पानी जाती है और खेत में इसे दूसरा नहीं होती है। ये दूसरा जो इरिगेशन ये उस एरिया में होता है जहाँ पे बारिश की बहुत कमी है। यहाँ पाइप से डायरेक्ट देखिए रूट लेवल तक पानी पहुँचाया जाता है, यू कैन सी। तो ये इरिगेशन जो है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है वहाँ पे बहुत पहुँचाया जाता है, इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। नाउ यू सी दिस इज थर्ड टाइप ऑफ इरिगेशन, इसको कहते हैं फुरो इरिगेशन। फुरो क्योंकि इसमें क्या करते हैं तो पूरा लैंड में पानी नहीं डालते, किसी खास हिस्से में पानी डालते हैं। जैसे आलू की खेती आप लोगों ने देखी होगी, ऐसे क्यारी बनाई जाती है, बीच में पानी डाल दिया जाता है और भी उसके बीच में जो ज़मीन होती है वहाँ पे आप क्रॉप्स को डालते हैं, जैसे कि आलू, पोटैटो। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन इज़ ऑल अबाउट फुरो इरिगेशन मेथड। अब आप देख सकते हैं ये लास्ट जो है ये इरिगेशन भी काफ़ी फेमस है, एंड दिस इज़ स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ पे पंप और जेट की तरफ से इसको एक्चुअली रोटेट किया जाता है, ये रोटेट करते हुए पानी इससे निकलता है, ये स्प्रिंकलर इरिगेशन। यू सी यू कैन सी ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा और इसमें बारिश पानी ये पूरे क्रॉप्स को देता है। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांस्ड मेथड्स। बहुत सारे एडवांस मेथड्स और भी हैं, जैसे कि नॉर्मल पहले हम लोग बेसिक मेथड्स में हम लोग का था कि वाइल्ड फ्लडिंग कर दिया जाता है, फिर हमारा ऑर्चर्ड टेक्निक है, ये फूरो इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको देखा, टैंक इरिगेशन देखा, बांद्रा पिट इरिगेशन है। तो बहुत अलग अलग तरह के अगर इरिगेशन टेक्निक है, विल सी इन आवर फर्दर लेक्चर, इन आवर फर्दर videos. Now you see
कि हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या करना क्या चाहते हैं इस विषय को पढ़ के। तो बेसिकली हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं कि क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है और कौन कौन से फैक्टर्स, कौन से क्रॉप में पानी ज़्यादा लगता है, कौन से क्रॉप में पानी कम लगता है, पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना हमारा उद्देश्य एक ये है, ताकि हम समझें कि एक रिलेशन है पानी और फसल का, उस रिलेशन को उसको हमको समझना है। फिर देखिए, हम लोग ये भी समझेंगे कि कितने अलग अलग तरह से इरिगेशन सिस्टम काम करता है। जैसे हमने आपको बताया बहुत सारे इरिगेशन, कुछ इरिगेशन क्या होता है कि डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर से पानी प्रोवाइड करता है, कुछ इरिगेशन क्या होता है कि ज़मीन के नीचे से प्रोवाइड करता है पानी से, सब सरफेस इरिगेशन हुआ ज़मीन के नीचे, सरफेस इरिगेशन ज़मीन या ज़मीन के ऊपर से पानी प्रोवाइड करता है। उसमें भी अलग अलग तरह के इरिगेशन टेक्निक हैं, जैसे आपको बताया वाइल्ड फ्लडिंग, डिच फ्लडिंग, ऑर्चर्ड इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो अभी पिछली स्लाइड्स में हमने आपको बताया, टैंक इरिगेशन। बहुत अलग अलग तरीके से इरिगेशन सिंचाई की जा सकती है। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम समझें कि इरिगेशन में पानी जो चाहिए वो कहीं से कहाँ से मिलेगा, जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर कहाँ से आपको पानी मिल सकता है। ये डैम से मिल सकता है, ये कैनाल से पानी फ्लो होगा। स्पिलवे एक्चुअली क्या होता है, स्पिलवे होता है एक स्ट्रक्चर जो डैम वगैरह में बना हुआ रहता है, ताकि वो पानी को आराम से निकाल सके, स्पिल ऑफ कर सके। स्पिल ऑफ मतलब निकाल सके, ताकि अगर अचानक आप डैम का पानी छोड़ दीजिएगा तो पूरा एरिया क्या होगा, फ्लडेड हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम एक रास्ता बनाते हैं, एक वे बनाते हैं, जिससे पानी स्पिल मतलब फैल सके, उसको कहते हैं स्पिल वे। तो ये सारा जो कंपोनेंट्स हैं, कैनाल हेडवर्क है, मतलब कैनाल में नहर में पानी तो कहीं से आएगा, तो किसी नदी के पानी को लाएंगे, तो नदी का पानी कैसे डाइवर्ट करके कनाल में डालते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हेडवर्क कहते हैं। तो उस कनाल हेडवर्क का कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, तो ये डैम, कनाल और स्पिलवे का जो कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये भी हम लोगों को इस इरिगेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस में हम लोग को समझना है। नाउ मूविंग फॉर द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज लेक्चर, हम लोग ये देखेंगे कि हमारी सिलेबस किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड की हुई है, मतलब इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे है सिलेबस की गई है। तो उसमें पहला था कि पहले इंट्रोडक्शन था इरिगेशन का, कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा इरिगेशन आपको। फिर दूसरा में है कि हाइड्रोलॉजी क्या है। हाइड्रोलॉजी एक्चुअली एक साइंस है जिसमें आप जो पानी आता है धरती पर और उसका किस तरह से सर्कुलेशन होता है और वापस पानी जो चला जाता है टू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, तो वो जो टोटल प्रोसेस है पानी का आने का, सर्कुलेशन का बैक टू एटमॉस्फेयर, उसी को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। इसकी भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तीसरा है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप, मतलब अलग अलग फसल में कितनी पानी चाहिए, किस क्वांटिटी में पानी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड रिजर्वायर प्लानिंग, मतलब हम कहीं पे नहर परियोजना के लिए सबसे पहले हम रिजर्वायर कहीं पे बनाएंगे जहाँ पर पानी जमा करेंगे, और उस पानी को जमा किया हुआ पानी को नहर की सहायता से, कैनाल की सहायता से हम खेतों तक पहुँचाएंगे। तो उन कौन से जगह पे हमें रिजर्वायर जो है, रिजर्वायर में डैम हो सकता है, दराज हो सकता है। रिजर्वायर मतलब वैसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखें, जैसे कि आप एक डैम में क्या करते हैं, जस्ट यू स्टोर पानी, वाटर, तो आप पानी जो है एक तरफ से स्टोर करते हैं और एक तरफ से पानी हल्का हल्का निकालते हैं। तो कहाँ पे आप रिजर्वायर बनाएं, कितनी वॉल्यूम कैपेसिटी का बनेगा, तो इस यूनिट में हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर डैम एंड स्पिलवे हमने आपको बताया, उसका भी हमें स्टडी करना है। फिर ये बांद्रा पर्कुलेशन टैंक एंड लिफ्ट इरिगेशन, ये काफ़ी पॉपुलर इरिगेशन टेक्निक है, मेथड्स है, जिसको हमें अलग से पढ़ना है। उसके बाद फिर हमारा है डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन आपको बताया कि कोई नदी जा रहा है और कोई नदी से हम क्या करते हैं, पानी को डाइवर्ट करते हैं किसी नहर में, कनाल में, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। उसकी भी पढ़ाई हमें करनी है। लास्ट में कैनाल, कितने तरह के कैनाल होते हैं, क्या क्या कैनाल का अलाइनमेंट हो सकता है, तो वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली यही आपका सिलेबस है, और
ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी आसान है। जस्ट आप एक इट्स अ कम मोर और लेस मोस्टली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आप धीरे धीरे हर एक यूनिट को पढ़ते जाएंगे, आपको सब समझ में आते जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर जिनको पानी के साथ बहुत लगाव है, जो आगे में पानी में ही कुछ करना चाहते हैं, जैसे हाइड्रो, जिससे आप मास्टर्स करना चाहते हैं वाटर रिसोर्सेज से, या पीएचडी करना चाहते हैं आगे में चल के, तो फिर आपको क्या होगा कि ये इरिगेशन चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अप टू दैट पॉइंट हम आप कब आपको बोलेंगे यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बुक अरेंज कर लीजिए जो भी आपकी बुक है, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। वेरी सून वी विल कम फॉर अ न्यू वीडियो स्टार्टिंग यूनिट 1। To that point, thank you very much.